हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स से अर्थात भौतिकी से टॉप 50 क्वेश्चन अर्थात भौतिकी से 50 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन करके रखा गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं यह एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। तो चलिए, हम तो 30 तक वीडियो बना दिए थे लेकिन सदी सदी इसका फिर से हम यहाँ से परिभाषा के पास से चलते हैं। हो सके तो कॉपी कलम ले करके बैठे और इसको नोट करते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें चुन चुन करके क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए, अदिश राशि जो है किसे कहते हैं या अदिश राशि का सही व्याख्या क्या है? तो वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि में क्या होता है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, जैसे कि सदिश राशि का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि सदिश राशि कहते किसे हैं या व्याख्या उसकी क्या है, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, और अदिश राशि में क्या होता है कि उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जैसे में सदिश राशि कौन सा है, अदिश राशि कौन सा है? तो आप यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि कौन कौन सा मतलब अदिश राशि कौन कौन सी है? तो जैसे दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व एवं विद्युत धारा, ये सब जो है अदिश राशि है। इसमें क्या है कि केवल इसमें मतलब कि परिमाण है, इसकी दिशा नहीं होती है। जैसे मान ले दूरी है तो दूरी को कोई एक जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में वो चले, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी चल सकता है। ठीक है ना, उसी प्रकार कार्य है आगे पीछे कहीं भी, मतलब इसकी दिशा नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे विद्युत धारा है तो विद्युत धारा भी जानबे करते हैं कि विद्युत धारा जैसे आपके जो घर में बल्ब जो जल रहे हैं उसका 50 हेक्टेयर जो है आवृत्ति होता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, आवृत्ति का मतलब कंपन करता है आगे पीछे, इसका कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो अदिश राशि में जो है कोई दिशा नहीं होती है, जैसे दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व एवं विद्युत धारा। और सदिश राशि में जो है दिशा एवं परिमाण जो है दोनों होता है, जैसे बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता तथा कोणीय वेग, ये जो है इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है मेरे भाई। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ, क्योंकि सदिश सदिश से प्रत्येक मतलब एग्जाम में जो है एक सदिश अदिश से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि इसमें से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। ठीक है, चलिए 32 नंबर में कह रहा है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का। देखिए ये एसएससी 2015 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जानबे करते हैं कि के ई बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो भी को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 4 गुना हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो कट उठ जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो है जब उसकी वेग दुगुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर ले, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो है जड़त्व के नियम से भी हम लोग जानते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया था, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। ठीक है, बहुत मतलब कि यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूटन के प्रथम गति से ही बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है, जड़त्व के नियम भी कहते हैं प्रथम गति के नियम को। ठीक है ना। तो प्रथम नियम में क्या है कि कोई भी वस्तु अगर है तो जब तक उसको हम स्पर्श करके उस पर जब तक सक्रिय हम नहीं करेंगे उसको, मतलब कि जब तक उस पर कोई हम बल नहीं लगाएंगे तब तक वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, जैसा है वैसे बना रहेगा। ठीक है, यही चीज जो है प्रथम नियम में जो है बताया गया है। ठीक है, और द्वितीय नियम में क्या बताया कि न्यूटन के किस नियम में बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम में बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम देते हैं या कोई मॉडल सेट पढ़ते हैं, चाहे कोई भी प्रकाशन का हो, देखिए इसमें जो है जितने भी, जैसे आपको नाम दे दे कि जैसे लूसेंट हुआ, यूनिक हुआ, प्लेटफॉर्म प्रकाशन हुआ, उसके बाद में आ जाइए टीएमएच हुआ, ठीक है, एसपीडी हुआ, इस सारे किताब से जो है चुन चुन करके इसमें से मैच कर करके तब इसमें पीडीएफ को टाइपिंग कराया गया है। ठीक है, बहुत सारे प्रकाशन के बुक को। ठीक है, तो इसलिए यह सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर में क्या करें कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत जो है दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम है। देखिए प्रत्येक गति मतलब कि क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये जो है न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं आप, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो जितने तेजी से गोली आगे निकलता है उतना ही तेजी से विपरीत प्रतिक्रिया आपके कंधों पर या आपके हाथों पर गन जो आप पकड़े हुए हैं उतना ही तेजी से झटका देता है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यह नियम जो है गति के मतलब न्यूटन के गति के तृतीय नियम में यह बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? क्या है वो? तो इसको हम जड़त्व बोलते हैं। देखिए आरआरबी 2004 में यह पूछा गया था। ठीक है, तो किसी भी पिंड के ऊपर पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा जड़त्व की परिभाषा। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं लिख दूं। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 90 971 35 4 ये 90 है। ठीक है ना, 35 4 90। ठीक है, इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए 39 नंबर में क्या कर रहा है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, घोड़े पर के पैर पर जो बल जो लगा रहा है घोड़ा, उसी के बल के द्वारा जो पृथ्वी पर, मत कहने का तात्पर्य है कि बल जो उसके पैर के द्वारा पृथ्वी पर जो बल लग रहा है उसी के द्वारा वो गाड़ी को आगे बढ़ा पाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जितने भी, जैसे कि आपको पानी देखे बाढ़ क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो बोला जाता है, आप न्यूज़पेपर में या न्यूज में देखते होइएगा कि इतना क्यूसेक जो है पानी छोड़ा गया। ठीक है, तो पानी इतना क्यूसेक छोड़ा गया, यानी पानी जो है जल का बहाव की मात्रा जो है हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है ना। और कार्य किसका गुणनफल होता है? तो
ये जो है बल और विस्थापन का यह मतलब कि गुणनफल होता है, अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है बल किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, इसका जो है व्यंजक भी प्राप्त किया जाता है, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बल जो है एफ बराबर होता है एम ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है बल होता है। ठीक है, चलिए 43 नंबर में कह रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो है देखिए, जितने मापी यंत्र जो है, बहुत सारा मापक यंत्र है। ठीक है, लेकिन उसमें से हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए, समुद्र से जो है नहीं मोती को चुन करके लाना, वही कार्य इस पीडीएफ में किया गया है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है इसमें से चुन चुन करके इस पीडीएफ में रखा गया है। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और इसे नोट कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए तथा कहीं ना कहीं एक जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि गैसों के दबाव को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है मैनोमीटर। ठीक है, गैसों के दाब को मापने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है मैनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं या किस मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कैरेटोमीटर। देखिए आपके यहाँ के सामने है, कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो वो सोना की शुद्धता जो है हम लोग कैरेट में जो है मापते हैं, जानबे करते हैं कि 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, आप जानबे करते हैं। तो किस चीज से मापा जाता है, किस यंत्र से? कैरेटोमीटर से उसको मापा जाता है। ठीक है, 46 नंबर में देखिए कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किस का गुणनफल होता है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा तो द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का मापक होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान एम गुने गुरुत्वीय त्वरण ए, ठीक है, गुने ऊंचाई, अर्थात स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, उसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पीई बराबर, ठीक है, पीई बराबर होता है mgh। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण एम और ऊंचाई मतलब कि h। ठीक है, तो पीई बराबर होता है mgh, याद रखिएगा। एम जीएच या एम ए एच भी होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण mgh भी होता है। यहाँ पर एक जगह पर हम जी भी लिखते हैं mgh। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है mgh। ठीक है, चलिए 47 नंबर में क्या कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वेबर या वोल्ट होता है, वेबर या वोल्ट। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा जो है वेबर या वोल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई उछल सकता है। क्यों? क्योंकि जो है चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। देखिए, पृथ्वी की तुलना में जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है कम है। ठीक है ना, आप पढ़े हुएगा कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है 1/6 है, यानी पृथ्वी का जितना जो त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण जो है जी जो है उसका 1/6 जो है आपको चंद्रमा पर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है चंद्रमा पर ज्यादा उछल सकते हैं, क्योंकि आपको गुरुत्वीय त्वरण जो है यानी गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है नीचे की तरफ उतना कार्य नहीं करता है, इसलिए आप वहां पर ज्यादा जो है इसको छलांग जो है लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में क्या कर रहा है कि ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की
पाइप फट जाती है क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको 100% आप कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि पानी के जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है, ठीक है ना। पानी का जो है आयतन बढ़ता है, जैसे ठंडे प्रदेशों से शिमला जो हुआ है, शिमला हुआ आपको, जम्मू कश्मीर हुआ, तो वहां जो है आपको ठंडे के दिनों में जो है जितना भी नल जो होता है, पानी का नल, वहां पर जो है उस पानी का नल में ही पानी जम जाता है, ठीक है, पानी आना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां के पानी का जो पाइप जो होता है सब लोहे का लगाया जाता है, स्टील का लगाया जाता है, वहां पाइप जो है प्लास्टिक का नहीं लगाया जाता, क्योंकि अंदर जब पाइप के अंदर पानी जमेगा तो जो है आयतन उसका बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो है आप बर्फ जो है क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि अगर पानी जो है जब बर्फ में बंद मतलब बदलता है तो उसका आयतन बढ़ता है कि घटता है, तो उसका आयतन बढ़ता है, जिसके कारण पाइप फट जाती है, ठीक है। चलिए 50 नंबर में जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किसका मतलब प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हमने बताया कि मापी यंत्र बहुत सारा है, लेकिन हम वैसे मापी के यंत्र को इसमें चुन चुन कर रखे हैं जो क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। 51 नंबर में देखिए लिखा है कि वायु तथा गैस की भार तथा घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एयरोमीटर का। वायु, गैस की भार तथा घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एयरोमीटर। अब देखिए वायु केवल रहता, गैस के रहता, भार, तो अलग अलग कई क्वेश्चन बन जाता ना, इसीलिए एक जगह कर दिया गया है कि वायु तथा गैस का भार तथा घनत्व को मापने के लिए किस मतलब मापी के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एयरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लगभग लगभग सबको याद होगा है बैरोमीटर का, लेकिन ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुत सारा ऐसा रनिंग क्वेश्चन होता है जो उस पर लोग बच्चे, स्टूडेंट या कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये रनिंग क्वेश्चन है, याद है, लेकिन वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में जो है कंफ्यूज पैदा करता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो जब भी नोट्स जब तैयार करें तो दोनों नोट्स तैयार करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 53, 53 में क्या कह रहा है कि नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल के लिए लिए किस लिए किया जाता है? ठीक है, नेफोमीटर का, ठीक है। तो कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए हम लोग नेफोमीटर का प्रयोग, नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेफोस्कोप का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, नेफोस्कोप का, ठीक है। तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक मेरा चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, जिसमें एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई, जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो एग्जाम जो होता है प्रमोशनल के लिए, उसका तैयारी कराया जाता है। अगर आप एक रेल कर्मचारी हैं, एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई, ये सब चीज का तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, उस पर जाकर सर्च करेंगे और वहां जाकर अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे। वहां पर पीडीएफ भी दिया जाता है आपको, टेस्ट सीरीज भी हर संडे के संडे टेस्ट सीरीज भी कराया जाता है, ठीक है, और हर तरह से तैयार किया जाता है आपको, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। कह रहा है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है डायलेटोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में उस उत्पन्न आयतन के परिवर्तन, ध्यान देने जोग बात है कि आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो डायलेटोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? डायलेटोमीटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या करा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। देखिए आर्द्रता, इसमें देखिए याद करने का तरीका, इसमें द्र जो लगाया गया है आर्द्रता, तो उसी तरह इसमें ग्र लगाया गया है,
ठीक है ना। हाइग्रो, हाइड्रो नहीं कन्फर्म मतलब कि कंफ्यूज कर जाइएगा, हाइग्रो, ठीक है। तो हाइग्रो होता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। 56 नंबर में देखिए कि गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए जो है हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो भाई मेरे आईटीआई किए होंगे वो जो हम माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट, जो भी एएलपी के अगर तैयारी करते हो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो या पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल पर भी या एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स पर भी आप मतलब कि एएलपी टेक्नीशियन या एलडीसी जेईडब्ल्यूएम के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो वर्नियर कैलिपर जो है बेलनाकार वस्तुओं का व्यास गहराई मापने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे 58 नंबर में क्या कह रहा है कि बोलोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर में क्या कह रहा है कि द्रव्यमान की श्यानता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो विस्कोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं श्यानता मापने के लिए, ठीक है ना। श्यानता, द्रव्य की श्यानता मापने के लिए हम लोग विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। 60 नंबर में भूकंपीय भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सिस्मोग्राफ का हम लोग प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिस्मोग्राफ का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अपराधी जो होता है या संदिग्ध व्यक्ति जो होता है वो गलत सलत बात को बताता है, जो पूछताछ जब पुलिस लोग करते हैं या प्रशासन जब पुलिस जो भी मतलब उसको पूछताछ करता है तो गलत बात बताने लगता है। तो उस बात को जो है सही बात मतलब पहचानने के लिए, जांचने के लिए मतलब किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है पॉलीग्राफ। क्या है? पॉलीग्राफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह नहीं मिलता है मेरे भाई, इसको आप नोट कर लेंगे। 62 नंबर यूडोमीटर, यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है यूडोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? वर्षा की मात्रा, ठीक है ना। वर्षा की मात्रा जो है जानने के लिए हम लोग यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अपकेंद्रीय, देखिए अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय में अंतर होता है। तो देखिए अपकेंद्रीय में क्या होता है, अपकेंद्रीय में जो है आपको बल जो है बाहर की दिशा में जो है कार्य करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यह केंद्र हो गया, तो अपकेंद्रीय बल में जो है बाहर की दिशा में जो है यह कार्य करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप घाड़ा में जो है दही को जो मथते हैं, माखन जो निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ उसमें जो है बल लगता है। तो ये जो होता है अपकेंद्रीय बल होता है। लेकिन अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि अंदर की तरफ बल लगता है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो जैसे अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर एक धागा में एक पत्थर को बांध दिए हैं और इसको नचा रहे हैं, ठीक है। तो इसका बल जो है
केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है ना, तो ये होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा जो है बाहर की तरफ जो है बल लगाता है, नाचता है, ठीक है। तो ये हो गया अपकेंद्रीय बल। और कह रहा है 64 नंबर में कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, क्योंकि वायु के घर्षण के कारण, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री भी अभी ये सुनीता विलियम्स जो है ऊपर से उतरी है, आप सब लोग देखे होइएगा, तो वहां भी बहुत डर था कि जो रॉकेट जो है, अंतरिक्ष यान जो है नीचे उतर रहा है, तो शायद मतलब कि क्या बोलते हैं, वायु से घर्षण के कारण वो जल ना उठे, ठीक है। इसीलिए उसको जो है समुद्र में गिराया गया था, आप लोग देखे होंगे टीवी पर अपने, ठीक है। तो होता क्या है कि अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड जो है जब नीचे आता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो वहां पर तो कोई हवा नहीं है, वायुमंडल तो है ही नहीं। लेकिन जब ज्यों ही हवा के क्षेत्र में, मतलब कि हवा जहां तक है उसमें जो वायुमंडल के क्षेत्र में जब प्रवेश करता है, तो हवा से घर्षण के कारण जो है वह जल उठता है, अर्थात जल जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि दूध मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी जो है अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो दूध से माखन बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब चलिए 66 नंबर में, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, तो आंसर में है नाव के उस भाग के बराबर जो कह रहा है झील के पानी की सतह के नीचे है। समझ रहे हैं ना ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है यहाँ पर एक नाव बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर पानी आपने बना दिया, यहाँ तक मान लेते हैं पानी बना दिया, ठीक है ना, ये पानी हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी, देखिए इतना दूर जो पानी जो विस्थापित जो किया है, अलग हटाया है, उस पानी का भार कितना होता है, उस पानी का भार ये पूछ रहा है कि पानी का भार कितना होगा। तो जितना नाव नीचे गया है और पानी को हटाया है, अर्थात विस्थापित किया है, उतना ही पानी के भार के बराबर उस नाव का भार होगा, या नाव के भार के बराबर उस पानी का भार होगा, जितना पानी को वो हटाया है, अर्थात विस्थापित किया है। समझे कि नहीं समझे, यही चीज इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, कि उस पानी का भार कितना होगा, तो उसके बराबर जितना जितना नाव के द्वारा पानी को हटाया गया है। कह रहा है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे, मतलब कि नीचे है जितना, या नीचे है जितना विस्थापित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है, तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है, तो उसमें गति के प्रथम नियम लागू होता है, ठीक है ना। कालीन को जब उसको हम छड़ से पीटते हैं, तो उसमें प्रथम गति के, यहाँ पर कभी धोखा से तृतीय गति भी बोल दिया जाता है, जो गलत है, ठीक है ना। देखिए ये एसएससी 2011 और 13 में यह पूछा गया था, ठीक है। तो यह वीडियो जो है आपको एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी सभी एग्जाम के लिए, या एलडीसी जितने भी, एलडीसी जीडीसी जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी के लिए जो है यह बहुत ही उपयोगी पीडीएफ और वीडियो भी है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बने हैं तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा इसको कहीं ना कहीं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यह न्यू चैनल है, इसको ग्रो करना आप ही लोग के हाथ में है। चलिए, ग्रहों द्वारा सूर्य के परिमाण में प्रभावी बल कौन सा है, तो ये है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। कह रहा है कि थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं, मान लेते हैं इसको, हाँ, ये जो है मान लेते हैं कि यह सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ जो
एक ग्रह जो है, ग्रह जो परिक्रमा जो करता है, ठीक है, तो वो जो है केंद्र की तरफ यानी सूर्य की तरफ वो खिंचाव करता है, लेकिन ये भारी होने के कारण यह सूर्य की तरह चारों तरफ परिक्रमा करता है, ठीक है ना। तो इसका खिंचाव जो है केंद्र की तरफ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है अभिकेंद्रीय बल होगा। कह रहा है कि ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा परिक्रमा या परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है, तो अभिकेंद्रीय बल है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह जो चक्कर जो लगाता है, इसका केंद्र की तरफ जो है बल खिंचाव करता है, इसीलिए अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। एलडीसी जेई वाले लोग तो 100% इसको नोट करेंगे। मैं एक और बात बता दूं कि जो एएलपी टेक्नीशियन का जो है तैयारी करते हैं, तो उन लोग जो है अभी से ही जितने भी साइंस मैथ या टेक्निकल जितने भी क्वेश्चन है वो लोग तैयार आज से ही जड़ को मजबूत कर ले। बहुत सारे एएलपी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट जो हैं जीके पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आईटीआई का जो होता है या पॉलिटेक्निक जो किया थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और वो जो है मतलब परीक्षा में फाइट तो कर भी जाते हैं, लेकिन जिनका वो बेस कमजोर होता है, जो आने के बाद रेलवे में अगर वो चाहे कि हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके जेई आई डब्ल्यू एम एएमई वगैरह बने, तो उन लोगों को दिक्कत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी वही चीज पढ़ना पड़ता है जो पहले उन लोगों ने पढ़ा है, बेसिकली चीज जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा जो भी है पढ़े हैं। इसीलिए आप लोग ये ना सोचें कि हम केवल एएलपी टेक्नीशियन के लिए ही हम आईटीआई को पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, जो एएलपी के जो तैयारी करते हैं वो डब्ल्यूसीआई, ठीक है, जो है CLI होता है, चीफ लोको इंस्पेक्टर, CLI लोको चीफ लोको इंस्पेक्टर, जो लोको इंस्पेक्टर के जो तैयारी करते हैं, फिर बाद में लोको बनने के बाद क्या बोलते हैं एएलपी लोको पायलट बनने के बाद में जो है लोको इंस्पेक्टर के लिए तैयारी जब कीजिएगा तो आपको वही चीज पढ़ना पड़ेगा जो एएलपी के लिए जो तैयारी किए थे, अर्थात आईटीआई या डिप्लोमा, ठीक है ना। इसीलिए आज से ही उसको एकदम जड़ को मजबूत बना करके इसमें आप लोग प्रवेश करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए हम 71 नंबर पर, कैंची और हैंड पंप किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए कैंची और हैंड पंप, तो कैंची जो हम लोग जो बनाते हैं कैंची, तो इसमें कहाँ जो आलम्ब होता है बीच में, ठीक है ना, तो जिसका जो है आलम्ब बीच में होगा वो प्रथम श्रेणी का होगा। हैंड पंप में भी वही बात होता है, ठीक है, उसमें भी बीच में जो है आलम्ब होता है, ठीक है। तो जो बीच में जो आलम्ब होगा वो जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सरावता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है, तो ये जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। 3 नंबर में देखिए स्टेपलर चिमटा मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक है, तो यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। देखिए प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक एकदम 100% इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब आप एएलपी टेक्नीशियन या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम करते हैं उसमें भी रहता है, और फिर आगे जब डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये सब चीज को ये ना सोचे कि मैं जो नॉर्मली जो तैयारी कर रहा हूँ जनरल कंपटीशन का वहीं तक रह जाएगा, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एलडीसी जेईई एएमई का तैयारी कराता हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है, क्योंकि बर्फ पर चलने पर फिसलता है, क्योंकि बर्फ जो है चिकना होता है, उस पर घर्षण होगा ही नहीं। देखिए घर्षण जो है बहुत ही मतलब मनुष्य के जीवन के लिए भी यानी सबके लिए बहुत ही उपयोगी। अगर घर्षण नहीं रहे तो आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। घर्षण के कारण ही कोई भी चाहे वो
मतलब कि ऑटोमोबाइल्स हो या कोई गाड़ी हो, फोर व्हीलर टू व्हीलर, या आप या मनुष्य या कोई भी जानवर, कोई भी आगे अगर बढ़ता है तो घर्षण के कारण ही बढ़ता है। इसलिए घर्षण जो है जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में घर्षण नहीं होता है, चिकनाहटन होता है। ठीक है ना। देखिए यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी जो है 1994 में पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। क्योंकि लोहे की कील पारे में तो तैर जाएगा लेकिन पानी में जो है डूब जाता है। ठीक है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसको देखे हुए हैं। ठीक है, जब किसी पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार के ह्रास होता है, और यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया नाव वाला में कि पानी में जितना पानी को विस्थापित करेगा उसी के बराबर उसका ह्रास होगा। ठीक है ना। कि जब किसी पिंड के पानी को डुबोया जाता है तो क्या करे, किसी पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यानी भार में कमी होता है। ठीक है ना। यह ह्रास जो है कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, कोई भी अगर वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वो उत्प्लवनता के कारण जो है उसमें भार में ह्रास यानी भार में कमी होता है। तो कितना होता है? तो जितना वो पानी को विस्थापित किया है। ठीक है ना, यानी पानी को हटाया है। ठीक है, तो यह उत्प्लवनता के कारण होता है। किसी भी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाने पर एक बल जो ऊपर की तरफ खिंचाव करता है उसी को हम लोग उत्प्लवनता कहते हैं। ठीक है, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। तो यही जो है इसी के कारण जो है कोई भी वस्तु जब पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाने पर ह्रास होता है उसके भार में, अर्थात कमी होती है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए 78 नंबर में, जब एक कार की गति दुगुना कर दी जाती है तब उसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना। आप जानते हैं कि अगर गति दुगुनी है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर गति दुगुनी है तो उसमें कितना ब्रेक लगाइएगा तब जाकर के वो रुकेगा? तो उसका बल जो है, ब्रेक बल जो है कितना लगाना होगा? तो 4 गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि कमानी की तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हुक के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहा है, तो यह हुक के नियम पर स्प्रिंग बैलेंस काम करता है। ठीक है, कमानी तुला नहीं देखते हैं आप लोग, गैस भरवाने जाते हैं ना, स्टूडेंट लोग जो गैस भरवाने जाते हैं तो यहाँ पर हुक होता है और यहीं पर गैस के सिलेंडर को फंसा देता है और यहाँ से उठाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कमानी तुला जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर। ठीक है, याद रखिएगा हुक। ठीक है ना, जैसे कि कमानी के नीचे हुक लगा होता है, इसी में आपका सिलेंडर को फंसता है, इस हिसाब से आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए 80 नंबर में क्या करे कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है? तो घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो आप जो है ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी पर जो है नहीं लिख पाइएगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, 80 तक क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, तो 80 के बाद मैं फिर से आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक, तो देखिए मैं एक बार बात बता दूं कि मुझसे जुड़ने के लिए जो है 90 971 35 490 इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप LDC JEE WM के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके LDC JEE WM की तैयारी के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो एक जनरल कंपटीशन के लिए ये हो गया, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको जो है एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट में जरूर देखूंगा कि आप लोगों ने कमेंट क्या किया है मेरे भाई। चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।